नमस्ते बच्चों। तो आज आपका दक्षिण भारत के इतिहास का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में संगम काल के बारे में पूरा बता चुके हैं। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे, उसके बाद में आप इस क्लास को देखेंगे, तभी आपको पूरे तरह से समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास के कुछ कठिन टॉपिक में आता है दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज को हम आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं, तो इसमें आपको एक क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो शासन किया गया था वो पल्लव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा। फिर पल्लव के बाद में आपका आते हैं, उनका नाम होता है वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के चालुक्य के समय ही क्या हो जाता है कि इसके बाद में वेगी का चालुक्य भी इसी समय में स्थापित होता है। इसी के राजा होते हैं वातापी के चालुक्य के एक राजा होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। और उस समय में वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र को जीत करके और अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप देते हैं। तो वहां से वो वेगी का चालुक्य उस क्षेत्र को कहा जाता है। इसके बाद में आपका जो अगला शासन होता है वो होता है राष्ट्रकूट का। किसका होता है? राष्ट्रकूट का। ठीक है, और राष्ट्रकूट के बाद में अगला शासन आपका होता है वो होता है आपका चोल का। ठीक है, हालांकि राष्ट्रकूट के बाद में अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ समय तक के लिए शासन किए थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, और उसके बाद में किसने किया था? चोल ने। तो ये क्रम था कि पल्लव के बाद में किसने किया था? तो पल्लव के बाद में वातापी के चालुक्य, उसके बाद में वेगी का चालुक्य, इसी के समानांतर था। उसके बाद में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद में कल्याणी के चालुक्य, और उसके बाद में चोल। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अगर इस चीज को थोड़ा मैप पर देखने का कोशिश करें, ठीक है, तो यहां पे आप समझ लीजिए ऐसे कि थोड़ा हम इसको मैप पर देखने का अगर कोशिश करें इसी चीज को, तो आप समझ लेंगे कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है। मान लीजिए कि क्या है? भारत का मैप है। ठीक है, भारत का क्या है? ये मैप है। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो पल्लव के द्वारा शासन किया गया था, ठीक है, तो पल्लव के द्वारा जो शासन किया गया था वो आपका इस एरिया में किया गया था, इस सेक्टर में। इस सेक्टर में किसके द्वारा शासन किया गया था? पल्लव के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में शासन जो किया गया था तो ये वातापी के जो चालुक्य के द्वारा किया गया था। तो वातापी का चालुक्य यहां पर था, वातापी का चालुक्य यहां पे, वातापी का चालुक्य। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आपका शासन किया था वेगी का चालुक्य, यहां पे वेगी का चालुक्य शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वातापी के बाद में वेगी का चालुक्य। उसके बाद में अगर आपको हम बता दें तो ध्यान रखिए, उसके बाद में जो शासन किया है आपका, तो इसके बाद में राष्ट्रकूट के द्वारा शासन किया गया, और इस एरिया पे राष्ट्रकूट का शासन है। समझे? राष्ट्रकूट का शासन। किसका? राष्ट्रकूट का। समझे? उसके बाद में अगर हम आपको कहें तो उसके बाद में कल्याणी का चालुक्य का शासन था इस एरिया पे, इधर कल्याणी का चालुक्य। समझे? और फिर कहेंगे कि चोल का जो शासन था, तो चोल के द्वारा फिर क्या किया गया कि इस एरिया पे पूरे और पूरे दक्षिण भारत, इधर समुद्र का जो भाग है, ठीक है, तो समुद्र का जो भाग है, इधर समुद्र का पूरा भाग, तो चोल का कलर बदल देते हैं ना, तो फिर इसमें सही नहीं रहेगा। तो ये जो होता है ना, ये पूरा इस एरिया पे चोल का होता है। क्या होता है? चोल का। तो ध्यान रखिए, ये पूरा एरिया किसका हो गया? चोल का। ठीक है, ये वाला किसका हो गया? पल्लव का, पल्लव। ठीक है, पल्लव के बाद में ये वाला एरिया पूछेंगे तो कहिएगा वातापी का चालुक्य, वातापी। ठीक है, ये पूछेंगे तो कहिएगा वेगी का चालुक्य। इसके बारे में पूछेंगे तो कहिएगा आप किसके बारे में? ये है राष्ट्रकूट, और ये है आपका कल्याणी का चालुक्य। ठीक है,
तो आपको मैप में भी बता दिए, तो ये आप देख रहे होंगे। और आप ऐसे भी जान गए कि सबसे पहले पल्लव के बाद में आप पढ़ेंगे वातापी के चालुक, फिर बेगी के चालुक, उसके बाद में फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी का चालुक, और उसके बाद में तब पढ़ेंगे चोल के बारे में। और ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आसान भाषा में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब चलिए आगे हम क्या करते हैं कि देखना शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए, समझे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। पल्लव का अधिकार दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के ऊपर वाला भाग, आप देखिए मैप में भी ऊपर वाला भाग में था, तो इनका अधिकार जो है दक्षिण आंध्र प्रदेश में, क्या दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। ठीक है, तो पल्लव का अधिकार जो था दक्षिण आंध्र प्रदेश के नीचे वाला एरिया, और उसके बाद में उत्तरी तमिलनाडु ये दोनों भाग पर था। ठीक है, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे, यही एग्जाम में पूछता ही है, तो वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु कौन थे? श्री विष्णु। ठीक है, और एरिया दक्षिण आंध्र प्रदेश का नीचे का भाग, तमिलनाडु का ऊपरी भाग। ठीक है, तो वहां शासन था, संस्थापक थे श्री विष्णु। और राजधानी पूछता है कहां था? कांची। राजधानी कहां था? कांची। ये आधुनिक कांचीपुरम अभी इसको कहा जाता है, तो कांची को क्या कहा जाता है? कांचीपुरम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पल्लव के संस्थापक श्री विष्णु, राजधानी कांची, जिसको कांचीपुरम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए पल्लव ने बहुत सारे कर मुक्त ब्राह्मणों को दिए थे, मतलब बहुत सारा कर मुक्त गांव जो है वो ब्राह्मण को दिया था। तो ये नॉर्मली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके आरंभिक अभिलेख प्राकृत और फिर संस्कृत में थे। तो अभिलेख किसमें? प्राकृत और संस्कृत में। संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। राजधानी कहाँ है? कांची। तो ये ध्यान रखिएगा। श्री विष्णु के दरबार में किराता जूनियम के लेखक भारवी रहते थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है किराता जूनियम के लेखक का नाम क्या है? भारवी। क्या नाम है? भारवी। और ये किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में। किसके दरबार में? श्री विष्णु के दरबार में। और श्री विष्णु ने ही महाबलीपुरम जिसे ममलालपुरम कहा जाता है, ठीक है, वराह गुफा मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम में क्या किया था कि वराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहे पल्लव के बारे में, तो अभी तक आप पढ़े कि पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में। किसके बारे में? संस्थापक। ठीक है, उसके बाद में पढ़े राजधानी। उसके बाद में पढ़े कि इसके दरबार में को बड़ा प्रसिद्ध लेखक रहता था। उसके बाद में आप पढ़े कि एक मंदिर के बारे में। ठीक है, मंदिर के बारे में। तो देखिए संस्थापक आप पढ़े हैं श्री विष्णु। क्या है? श्री विष्णु नाम है, आपको खुद बोलना है तब याद होगा। राजधानी कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है। लेखक का नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी। और भारवी किसका लेखक? किराता जूनियम का लेखक है भारवी। और मंदिर था वराह गुफा मंदिर, मामल्लपुरम में था। ठीक है, वराह गुफा मंदिर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए इसमें। तो टोटल जानकारी इतना है। ठीक है, श्री विष्णु के बारे में। इसके बाद में अगला राजा बनता है जो इस वंश का कह सकते हैं कि एक प्रतापी ही राजा होता है। सबसे प्रतापी नहीं होता है, लेकिन प्रतापी राजा, जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगला राजा कौन बनेगा? महेंद्र वर्मन एक किताब को लिखता है, और उस ग्रंथ का नाम है मत विलास प्रहसन। एग्जाम बहुत बार पूछा है, एकदम डबल BBI, ध्यान रखिएगा। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, वो हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। अब तो घोर अपमान हुआ। पहला बार चालुक्य जो बतापी था, तो बतापी वंश के चालुक्य के द्वारा अटैक किया गया पल्लव पर, और पल्लव के जो राजा थे जिनका नाम क्या था? तो महेंद्र वर्मन, उनको पराजित कर दिया गया। अब महेंद्र वर्मन पराजित हो गया, तो उसके बाद में महेंद्र वर्मन का बेटा है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। ई क्या करता है कि इसको पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके बदला लेगा। ठीक है, और मामला इसका खत्म कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम इसी के दरबार में वेन सॉन्ग गाया था और कांची का यात्रा किया था। कांची कहाँ? जो राजधानी था। तो इसके दरबार में नरसिंह वर्मन जो था, इसके दरबार में वेन सॉन्ग गाया था। अच्छा, ये पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को भी हराया था, और यह हर्षवर्धन को भी हराया था। हर्षवर्धन के दरबार में वेन सॉन्ग गाया था। हर्षवर्धन जब हार गया तो वो आ गया पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, और फिर यहां से आ गया किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन के दरबार में।
तो ये 3 घोड़ा के दरबार में भ्रमण किया था मुख्य रूप से कौन? वेन सोंग। ठीक है, कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है किताब में सी यू की यात्रा वृत्तांत क्या लिखा गया है इसका? सी.यू.की के नाम से। ठीक है, तो चलिए यहां तक ध्यान रखिए। कांची की सुंदरता और भव्यता का काफी प्रशंसा किया था। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहां पे कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया, जिसके बाद में उसने वतापी कोड का उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय इसके बाप को पराजित किया था, महेंद्र वर्मन प्रथम को, तो उसका बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम का किया कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया, समझे। और वतापी का जो कौन का था? तो चालुक्य के वतापी वंश से संबंधित था ना पुलकेशिन द्वितीय। तो वतापी को जब हराया तो कौन उपाधि धारण करेगा? वतापी कोंड का उपाधि धारण करेगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान जो है दंडी इसी के दरबार में रहते थे। तो संस्कृत के इसके बाद में आप देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण ही करवाया था। और संस्कृत के जो प्रख्यात जो विद्वान थे दंडी, एगो थे भारवी, याद करिए, एगो क्या थे? भारवी, और ये क्या है? दंडी। तो दंडी इसके दरबार में रह रहे हैं। ठीक है, और दंडी के द्वारा लिखा गया है कौन सा किताब? 10 कुमार चरित। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, समझे। तो इधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलाशनाथ मंदिर पूछ दिया जाए नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में वाकाटक के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। किसका प्रभाव बढ़ गया? चालुक्य का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, और आप देखेंगे बतापी या बादामी के चालुक्य। ठीक है, तो यहाँ पे चालुक्य का फिर कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ा था, आप देखेंगे। उसके बाद में बतापी या बादामी के चालुक्य। तो यहां तक आप देख लिए पल्लव के बारे में, बताइए कोई दिक्कत है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पल्लव के बारे में, तो पल्लव के बारे में टोटल जो है आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पल्लव के बारे में टोटल आप देख चुके हैं। तो इसको क्या एक बार शॉर्ट में हम लिख ले, रिविजन कर ले, तो बिल्कुल तभी तो याद रहेगा। मेरा क्लास का मतलब होता है बाकी टीचर से थोड़ा अलग होना चाहिए, आपको क्लास में याद होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आप पढ़े हैं क्या? पल्लव वंश। कौन वंश? पल्लव वंश के बारे में पढ़े हैं। पहला बात पूछे कि पल्लव वंश का बताइए संस्थापक कौन था? संस्थापक कहिएगा सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। पूछेंगे बताइए राजधानी कहां था? राजधानी कहिएगा कांची, जिसको कांचीपुरम भी कहा जाता है। चलिए, पूछेंगे कि बताइए इसके दरबार में, श्री विष्णु के दरबार में कोई लेखक रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में लेखक, तो कहिएगा हाँ, नाम था भारवी। और किस चीज के लेखक थे? किराता जूर्नियम। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, कि एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था श्री विष्णु, और इस मंदिर का नाम था वराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये श्री विष्णु के बारे में हो गया। तो पहला राजा हो गया। उसके बाद में राजा कौन बन गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये हार गया किससे? हार गया था किससे? पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। ठीक है, ये किताब लिखा था और लेखक भी था, किताब लिखा था मत विलास प्रहसन। ठीक है, तो इस किताब का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया? पुलकेशिन दू को हराया। ठीक है, पुलकेशिन दू को हराया। उपाधि कथी धारण किया? वतापी कोड का उपाधि।
वतापी कोड का उपाधि धारण किया। ठीक है, आप पढ़े हैं, वतापी कोड का उपाधि धारण किया। उसके बाद में ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे आगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। नरसिंह वर्मन दू, इसी के समय में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया। इसी के दरबार में एक लेखक रहते थे जिसका नाम था दंडिन। और दंडी किसके लेखक थे? दस कुमार चरितम के लेखक कौन थे? दंडिन थे। ठीक है, तो ये पल्लव वंश का जो प्रमुख शासक थे और जो उनके द्वारा काम किया गया था उसको आप इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे वतापी के चालुक्य को। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो इसके बाद में हम देखेंगे वतापी के चालुक्य को। अब देखिए, वतापी या बदामी के चालुक्य, वाकाटक के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ गया। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य किया था। ठीक है, पल्लव जो है 575 के आसपास में अपना शासन शुरू किया था। ठीक है, और 6ठी सदी के आरंभ में जो है 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में, ठीक है, तो आपको बताया ही है एरिया की इस साइड में यानी पश्चिम साइड में दक्कन के प्रांत में ये अपना शासन शुरू किया है। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि की जानकारी कहीं ना कहीं, इसका सबसे जो महान शासक होता है वो महान शासक का नाम क्या होता है? पुलकेशिन द्वितीय। क्या होता है? पुलकेशिन द्वितीय। और इसके बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलता है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धि के बारे में जानकारी किस अभिलेख से? एहोल। और इसका रचना कौन किया था? रवि कीर्ति। तो पूछता है किस शासक के बारे में एहोल अभिलेख से जानकारी मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन? रवि कीर्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। और पुलकेशिन एक और राजा को पराजित किया था पल्लव वंश के, नाम क्या था? महेंद्र वर्मन। हार किससे गया? नरसिंह वर्मन प्रथम से। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। चालुक्य राजा शीघ्र ही राष्ट्रकूटों द्वारा विस्थापित कर दिए गए। और चालुक्य को कौन खत्म कर दिया? राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेगी के चालुक्य के बारे में ध्यान दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी में के आसपास कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वार पर, तो आप देखे हैं ना कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का मैप था और ये वाला जो एरिया था, तो यहाँ पे आपका क्या था? पल्लव था यहाँ पे। ठीक है, इधर आपका कथी था? वतापी का चालुक्य था और इधर था आपका बेगी का चालुक्य। ठीक है, इधर बेगी का चालुक्य। कृष्णा और गोदावरी नदी देख रहे हैं, गोदावरी नदी ऐसे गया और कृष्णा नदी, और दोनों के बीच में आएगा द्वार पर, दोनों के बीच में आएगा बेगी का चालुक्य। ठीक है, ये होगा बेगी का चालुक्य। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, क्योंकि यहाँ गोदावरी नदी हो गया, इधर से कृष्णा नदी जाएगा तो बीच में पड़ जाएगा। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वार पर पल्लव से छीन लिया था कुछ एरिया, और यह द्वार अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। बताए थे आपको, विष्णुवर्धन को दे दिया, और इसी का राजधानी जो बना वो वेगी बना था, इसलिए इसको कहते हैं वेगी का चालुक्य। क्या कहते हैं? वेगी का चालुक्य। तो बस इतना चीज इसमें ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राष्ट्रकूट राजवंश जो थे इस चालुक्य के सामंत थे, चालुक्य के अंडर में काम किए थे और बाद में फिर उनको हरा करके और अपना शासन शुरू किए थे। तो ये किसके सामंत थे? चालुक्य के। इसका स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग। तो इसका स्थापना कौन किया था? दंती दुर्ग किया था। किसका? तो चालुक्य के सामंत थे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? ये दंती दुर्ग था। ठीक है, भाषा था कन्नड़ और राजधानी था मान्यखेड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक दंती दुर्ग, भाषा कन्नड़, राजधानी मान्यखेड़। ठीक है, दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिरण्य गर्भदान यज्ञ, बड़ा डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछ लेगा किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग ने किया था, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल का, प्रतिहार शासक जो शासन करता है, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिहार शासन के द्वारा द्वारपाल का भूमिका निभाया गया था। राष्ट्रकूट शासक एक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम, और एलोरा में इसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वो कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है,
और एक और राजा होता है जिसका नाम होता है ध्रुव ध्रुव ध्रुव। और जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है, त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो त्रिपक्षीय युद्ध जो होता है वो होता है राष्ट्रकूट के बीच, राष्ट्रकूट के बीच, प्रतिहार के बीच, प्रतिहार के बीच और पाल के बीच। किसके बीच? पाल के बीच। तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, तीनों के बीच होता है त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रकूट की तरफ से जो राजा भाग लिया उसका नाम था ध्रुव। ठीक है, नागभट्ट भाग लिया था किसके तरफ से? प्रतिहार के तरफ से। और पाल के तरफ से भाग लिया था उसका नाम था धर्मपाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब बिहार से स्पेशल क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां से पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया और हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में ध्रुव जो है, ध्रुव, वो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। कौन नाम था? ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। तो ये भी एक राजा था अमोघ वर्ष, और किसका उपाधि धारण किया था? वीर नारायण का। किसका? वीर नारायण का। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग ग्रंथ का भी रचना किया था। ये बड़ा VVI है, कवि राजमार्ग ग्रंथ का रचना। ठीक है, कन्नड़ भाषा में किया गया था। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष किसका रचना किया था? कवि राजमार्ग ग्रंथ का। ठीक है, और किसका उपाधि धारण किया था? वीर नारायण का। वीर नारायण का उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। प्रश्नोत्तर मलिक नामक नीति ग्रंथ की भी रचना की थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, कवि राजमार्ग इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट के अन्य ग्रंथ का भी ये नाम है आपका, जिनसेन का आदि पुराण, शाक्टायन का अमोघ वीरति, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, ये जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, तो ये सब इसी के समय से संबंधित आपका कुछ ग्रंथ है जिसके बारे में जानकारी आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा क्या, इंद्र तृतीय के समय अल-मसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के समय में अल-मसूदी का हुआ था, भारत आया था। तकोलम की लड़ाई 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक एक के बीच में हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण तृतीय और चोल वंश का राजा था परांतक एक। इसके बीच में कथी का लड़ाई हुआ था? तकोलम की लड़ाई, तकोलम की लड़ाई। और इंद्र तृतीय के समय में कौन आया था? अल-मसूदी। कौन आया था? अल-मसूदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, और इस युद्ध में चोल पराजित हो गया था। राष्ट्रकूट ने तकोलम की लड़ाई में चोल को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, पुण्य जो है, पुण्य कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो एक लेखक था जिसका नाम था पुण्य। ठीक है, तो ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता था और इसने एक किताब का रचना किया था, उसका नाम था शांति पुराण। क्या नाम था? शांति पुराण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर कर्कदू को तैलबदू ने पराजित कर दिया और फिर क्या हो जाता है? राष्ट्रकूट को खत्म करके आ जाता है चालुक्य के कल्याणी वंश। कर्कदू इसका अंतिम राजा था, कर्कदू इसका अंतिम राजा था। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, समझिए। आप राष्ट्रकूट के बारे में पढ़े हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट के बारे में आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? राष्ट्रकूट के बारे में शॉर्ट में ध्यान रखें आप, तो देखिए यहाँ पे, अगर आपको राष्ट्रकूट के बारे में ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट, ठीक है, पहला चीज ध्यान दीजिएगा राष्ट्रकूट के बारे में। चालुक्य के सामंत थे, चालुक्य के सामंत थे। ठीक है, पूछेंगे संस्थापक का नाम बताइए, संस्थापक। ठीक है, तो कहिएगा संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। क्या नाम है? दंती दुर्ग। पूछेंगे राजधानी बताइए, राजधानी, तो कहिएगा राजधानी है मान्यखेत, मान्यखेत। ठीक है, फिर कहेंगे कि चलिए आप बता दीजिए, इसके बाद दंती दुर्ग के बाद में जो राजा बना था अगला, उसका नाम कथी था? ये पहला जो राजा हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण राजा था उसका नाम था कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। ठीक है, और इसने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, कैलाशनाथ मंदिर। और कहां पर बनवाया था? एलोरा, एलोरा, एलोरा में बनवाया था।
ठीक है, इसके बारे में ये एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला राजा के बारे में अगर कहेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक राजा था जिसका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, अमोघवर्ष एक राजा था, ठीक है। और अमोघवर्ष के बारे में मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग राजा जो है उसके बारे में बताते हैं। अमोघवर्ष, तो अमोघवर्ष ने कविराजमार्ग लिखा था। तो अमोघवर्ष लेखक हैं किस पुस्तक के? तो ये लेखक हैं अमोघवर्ष, और लेखक है किस पुस्तक के? कविराजमार्ग के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने वाला जो राजा था राष्ट्रकूट का, उसका नाम क्या था? ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? ध्रुव था, ध्रुव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि एक और राजा के बारे में बताना है, तो एक और इसमें राजा हुआ है जो प्रतापी ही राजा हुआ है, जिसका नाम है आपका कृष्ण तृतीय। अंतिम राजा क्या था? कर्कदू, और इसी का हत्या करके ये अंतिम था, अंतिम राजा। और इसी का हत्या करके और अगला आ जाता है, इसका हत्या करके और अगला आ जाता है चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य का कल्याणी, और इसका संस्थापक कौन होगा? तैलप द्वितीय, ठीक है। तो ये पूरा कहानी आप ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, इतना ध्यान रखिए शॉर्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप ये चीज पढ़ें, समझे? हाँ, चलिए तो आगे हम देखते हैं महावीराचार्य का रचनाकार कौन था? महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रह लिखा गया था। क्या? गणित सार संग्रह। ये वीर नारायण का उपाधि धारण किया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात बुझा, क्योंकि कोई खास काम किया नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलमसूदी आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तकुल्लम का युद्ध नहीं लिख पाए हैं, तकुल्लम की जो लड़ाई हुई थी 949 ईस्वी में कृष्ण तृतीय और परांतक एक के बीच, तो कृष्ण तृतीय जीत गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तकुल्लम का लड़ाई कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच हुआ था। पुण्य कृष्ण तृतीय के दरबार में पुण्य रहता था, और बाकी आप देख लिए कि कर्कदू अंतिम राजा था। अब चालुक्य के कल्याणी वंश को देखते हैं। तो ध्यान रखिए, चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन है? तैलपदू। राजधानी कहाँ है? कल्याणी। वेगी का भी राजधानी वेगी, ठीक है। बताबी का राजधानी बताबी, कल्याणी का राजधानी कल्याणी, ठीक है, सेम टू सेम। तैलपदू संस्थापक है। महान राजा का नाम ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य 6, ठीक है। और प्रसिद्ध कवि जो बिलहन है, कवि का नाम था बिलहन, तो इन्हीं के दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य 6 के दरबार में, और विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी, ठीक है। बिलहन ने विक्रमांक देव चरित्र का रचना किया था। तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में बिलहन रहते थे, और विक्रमांक देव चरित्र का रचना किए थे। संस्थापक कौन है? कल्याणी वंश का, तो तैलप द्वितीय, राजधानी है कल्याणी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महान राजा के बारे में, बिलहन के बारे में, और विक्रमांक देव चरित्र का रचना किया था। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद में चालुक्य कल्याणी वंश के बारे में टोटल जानकारी खत्म हो गया। अगला देखेंगे चोल, और इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना है, समझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है। चोल किसके सामंत थे? पल्लव के। चोल पल्लव के। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? चालुक्य के। और चोल किसके सामंत है? पल्लव के। ध्यान रखिए, रिवीजन करते चलना है। राष्ट्रकूट किसके सामंत है? चालुक्य के। और चोल किसके सामंत हैं? तो ध्यान रखिएगा, पल्लव के, ठीक है। इनका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी मिलता है, जो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखा गया, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? स्थापना किया था, यानी संस्थापक विजयालय। क्या नाम है? विजयालय, ठीक है। तो पूछेंगे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा विजयालय। अब देखिए, अरमोलीवर्मन यानी राजराज प्रथम ने पांड्य, चेर तथा श्रीलंका के गठबंधन को पराजित किया था। सबसे पहले श्रीलंका को जीता था, सबसे पहले श्रीलंका को सबसे पहले जीता, ठीक है। तो श्रीलंका को सबसे पहले किसने जीता था? श्रीलंका को सबसे पहले किसने जीता? राजराज प्रथम। कौन जीता था? राजराज प्रथम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वह श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके लंका का उत्तरी क्षेत्र जीतकर वहां मुम्मडी चोल मंडलम की स्थापना की थी।
श्रीलंका का जो शासक था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन पंचम, उसको क्या कर दिया, वो पराजित कर दिया, हरा दिया, और लंका का उत्तरी जो क्षेत्र है, लंका का उत्तरी क्षेत्र उसको जीत लिया। क्या किया, जीत लिया। ठीक है, वहां मुम्मडी चोल मंडलम का स्थापना कर दिया। किसका स्थापना कर दिया, मुम्मडी चोल मंडलम का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वह श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन पंचम को पराजित कर दिया और लंका के उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया और वहां मुम्मडी चोल मंडलम का स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि पूछेंगे श्रीलंका को सबसे पहले कौन जीता, राजराज प्रथम। संस्थापक चोल वंश का विजयालय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समझे। और किसको पराजित किया था, महेंद्र पंचम को। ठीक, उसके बाद में मुम्मडी चोल मंडलम का स्थापना किसने किया, राजराज प्रथम ने। राजराज ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त किया था। तो श्रीलंका के साथ साथ मालदीव को भी सबसे पहले कौन जीता था, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की माप करवाई थी, राजराज प्रथम। इसके बारे में ध्यान रखिए। ठीक है, सिर्फ संस्थापक के कहने का विजयालय, ठीक है, चोल वंश का, लेकिन राजराज प्रथम बहुत सारा काम करता है, तो ये ध्यान है। श्रीलंका को सबसे पहले जीता, मालदीव को सबसे पहले जीता, उसके बाद में भूमि का सबसे पहले माप करवाया था, और अपने ही जीवन काल में, और एक बृहदेश्वर मंदिर, मंदिर का नाम है राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, या उसको कह सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मंदिर का निर्माण। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राजराज प्रथम के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी है ये। ठीक है, अपने जीवन काल में अपने बेटा राजेंद्र प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया था। किसको राजा बना दिया अपने जीवन काल में, राजेंद्र प्रथम को। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। राजराज प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। भले राजराज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका को जीता था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका को जीत लिया, समझे ना। सबसे पहले उसका कुछ एरिया जीता, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। कौन जीता था, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अभी सब कैसे जीता होगा, पानी था, यानी नौसेना इसके पास बड़ा ताकतवर था, समझे, नेवी बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि समुद्र के उधर जाके मालदीव देख रहे हैं, पूरा अरब सागर से उधर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि पानी में जाके किसी जगह को जीतना है, यानी आपका नेवी बड़ा तगड़ा होना चाहिए। संपूर्ण श्रीलंका को जीता था राजेंद्र प्रथम ने। गंगा का अभियान किया था, पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। पाल शासक का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है, महिपाल को कहा जाता है, और उसको पराजित कौन किया था, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ध्यान रखिए, गंगा कोंड चोलपुरम नामक उपाधि धारण किया था। गंगा कोंड चोल का उपाधि धारण किया और गंगा कोंड चोलपुरम नामक नगर का स्थापना किया था। गंगा कोंड चोलपुरम नामक नगर का स्थापना कौन किया था, पूछेंगे तो कहिएगा कि इसका स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। और कौन उपाधि धारण किया था, गंगा कोंड चोल का, गंगा कोंड चोल का उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया। तो बंगाल की खाड़ी को क्या बना दिया था, चोल झील बना दिया, चोल झील। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, तो गंगा कोंड चोल की उपाधि भी धारण किया था राजेंद्र प्रथम। संपूर्ण श्रीलंका को भी जीता था राजेंद्र प्रथम। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया था, समझे। उसने शैलेंद्र शासक श्री संग्राम विजय तुंग को पराजित करके कटाहा पर भी अधिकार किया। कडार कुंड की उपाधि भी धारण की। तो एगो गंगा कुंड चोल का और एगो कडार कुंड का, ये दोनों उपाधि कौन धारण किया था, तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, श्रीलंका को जीता, मालदीव को जीता, जावा, मालवा, सुमात्रा, इस सब को जीता, इंडोनेशिया के क्षेत्र में भी द्वीप को, ये सब कौन किया था, तो आपका किया था राजेंद्र प्रथम। तो ज्यादा प्रसिद्ध शासक, सबसे महान शासक कौन है, चोल वंश का, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और कुलोत्तुंग प्रथम चोल चालुक्य का रक्त मिश्रण था, समझे। ये चोल और चालुक्य दोनों का ही मिश्रण था कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन, कुलोत्तुंग प्रथम। माता इसकी थी और पिता ये दोनों से संबंधित थे, तो ये दोनों का मिश्रण कहीं ना कहीं था, कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक महान शासक था। इसने भूमि को 2 बार माप कराई थी। भूमि का सबसे पहले माप कौन करवाया था, भूमि का सबसे पहले राजराज प्रथम, ध्यान रखिएगा। और 2 बार माप कौन करवाया था, भूमि का। ठीक है, और पैर का भी छाप दिया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम। अंतिम राजा कौन है चोल का, तो राजेंद्र तृतीय, अंतिम राजा।
सबसे महान राजा राजेंद्र प्रथम, सब अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय, अंतिम राजा है, अंतिम शासक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चोल शासन में शासन व्यवस्था कैसे था, तो ये कई भाग में बटा हुआ था, समझे। अब 4 को भाग देखेंगे आप, देखिए मंडल, वलनाडु, नाडु, ग्राम। सबसे छोटा इकाई, तो छोटा इकाई कौन था, छोटा इकाई। तो छोटा इकाई अगर पूछे तो कहिएगा क्या, ग्राम था। ठीक है, ग्राम के बाद में होता था नाडु, नाडु से ऊपर होता था वलनाडु, और इससे ऊपर होता था मंडल। ठीक है, तो इस तरह से ये बटा हुआ था पूरा साम्राज्य। ठीक है, पूरा साम्राज्य है, मंडल, मंडल से छोटा वलनाडु, फिर नाडु, फिर ग्राम। ग्राम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। पूछा जाता है कि कौन सा जो राजवंश है वो स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, तो चोल। कौन है, चोल। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण था यह स्थानीय प्रशासन के लिए। चोल शासन की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय प्रशासन थी। गांव में सभा होती थी, और उन सब सामान्य गांव की सभा थी। उर जो थी गांव की सभा थी, सभा जो था वो ब्राह्मण गांव की सभा थी। तो सभा जिसको महासभा कहा जाता है, ब्राह्मण गांव का सभा था। उर जो था वो नॉर्मल गांव का सभा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये संस्थाएं कर वसूलती थी, न्याय और विकास का कार्य भी देखा करती थी। तो ये नॉर्मल ये सब जानकारी है, ध्यान रखिएगा। मुख्य आय का स्रोत कथी था, जमीन, जमीन से लेता था। 1/3 कर लिया जाता था, टैक्स कितना, 1/3। उसके बाद में सेना इसका शक्तिशाली था, चोल का सेना बहुत शक्तिशाली था। पैदल, घुड़सवार, हाथी, नौसेना ये सब होता था, जिसके कारण ये ताकतवर था, समझे। और राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। गांव की सभा छोटे छोटे विवादों का निपटारा करती थी। ठीक है, तो ये नॉर्मल ये सब बेसिक जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पे, विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, पल्लव वंश का राजधानी बताइएगा क्या है, तो यह है कांचीपुरम। क्या है, कांचीपुरम, जिसको कांची भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कांची। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मदुरै किसका, पांड्य का, पीछे पढ़ाए थे, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। वतापी का, वतापी हो गया। ठीक है, पांड्य, चेर, चोल पढ़े थे ना। तंजावुर किसका था, बताइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, चालुक्य, तो चालुक्य वंश की राजधानी तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बदामी या वतापी था ना, बदामी, बेगी और कल्याणी। तो बेगी है ये नहीं है, कल्याणी है ये नहीं है, तो बदामी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था, हर्षवर्धन को। बताया नर्मदा नदी के तट पर आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेन-त्सांग आया था, जिसने सीयूकी का रचना किया था। ऐहोल अभिलेख से किससे संबंधित जानकारी मिलता है, तो इससे जानकारी मिलता है किसके बारे में, चालुक्यों के बारे में। और मुख्य रूप से जो राजा था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पूछेंगे कि ऐहोल अभिलेख इसका रचनाकार कौन है, रचनाकार। ठीक है, या लेखक, तो कहिएगा कि इसका है रवि कीर्ति। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो पूछेंगे राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग। क्या था, दंतीदुर्ग। राजधानी कहा था, मान्यखेत, राजधानी कहा था, मान्यखेत। तो ध्यान रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो अगर कहें कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, ये मान्यखेट। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांची, समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, आप पढ़ चुके हैं, विजयालय। क्या नाम था, विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। उसके बाद में राजा कौन बना था, राजराज प्रथम। उसके बाद में राजेंद्र प्रथम। इस संपूर्ण श्रीलंका को जीता, संपूर्ण श्रीलंका को जीता था, संपूर्ण श्रीलंका जीता। ठीक है, ये गंगैकोंड चोल का उपाधि धारण किया था, कोंड चोल का उपाधि, गंगैकोंड चोल का उपाधि धारण किया था।
सबसे पहले श्रीलंका कौन जीता था? राजराज प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर आपको बताए हैं राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गंगईकोंड चोलपुरम शहर, गंगईकोंड चोल का उपाधि भी राजेंद्र प्रथम धारण किया था और इस शहर भी बनवाया था कौन? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल प्रशासन में उर क्या था? उर आप पढ़े हैं ना, उर क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जो गांव में सभा वगैरह हुआ करता था, तो जो सामान्य सभा होता था सामान्य लोग का, उसको हम उर कहते थे, ग्राम सभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? हाँ, और जो ब्राह्मणों का होता था तो उसको सभा बोलते थे। तो ध्यान रखिए, किस वंश ने सबसे पहले दक्षिण भारत में भव्य शैलकीर्ति मंदिर बनवाया था? दक्षिण भारत में भव्य शैलकीर्ति मंदिर सबसे पहले किसके द्वारा बनवाया जाएगा? तो भव्य जो मंदिर है वो चोल के द्वारा, किसके द्वारा? चोल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, समझे? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए बताइए, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था जिसने एहो रवि लेख लिखा था? रवि कीर्ति। कौन? रवि कीर्ति। तो ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप कमेंट करेंगे ऑफलाइन में, किस वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना प्रभाव डाला? आप दिमाग लगा लेंगे कि सबसे नीचे दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना प्रभाव डाला कौन वंश था? तो आप बताइएगा कि इसमें सबसे नीचे कौन था? दक्षिण भारत के मैप में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दक्षिण और पूरब इस साइड में होता है कि इस साइड में? इस साइड में, समझे? उत्तर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, समझ रहे हैं ना बात? तो दक्षिण नीचे हो गया, ठीक है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और इधर पूरब होता है। तो दक्षिण पूरब यानी नीचे की साइड में आप समझ सकते हैं, सबसे नीचे वाला एरिया में पूरा पानी पर किसका अधिकार था? कौन वंश का? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? ये कमेंट करेंगे कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, कमेंट में अगर गलत जवाब होगा तो सही उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।